नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घेंघा रोग यानी कि गलगंड यानी कि गॉइटर के बारे में। दोस्तों, घेंघा रोग जो होता है वो क्या होता है? तो घेंघा रोग का मतलब होता है थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ना या फिर उसमें सूजन आना। आयोडीन की कमी घेंघा रोग का सबसे मुख्य कारण होता है और इस रोग में थायराइड ग्रंथि की कार्य क्षमता कम हो जाती है या बढ़ जाती है या फिर सामान्य भी रह सकती है। और यदि घेंघा काफ़ी बड़े आकार का है तो उससे घुटन महसूस होना व सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं कि गलगंड रोग कितने प्रकार का होता है। तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होता है डिफ्यूज स्मॉल गॉइटर, जिसमें कि पूरी थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और छूने पर वह नरम महसूस होती है। और दूसरा होता है नोड्यूलर यानी कि गांठदार गॉइटर। इसमें थायराइड के कुछ हिस्सों का आकार बढ़ जाता है या गांठ बन जाती है और उन्हें छूने पर उबार महसूस होता है। अगर हम इनके लक्षणों की बात करें तो हर व्यक्ति के अनुसार गॉइटर का आकार भी छोटा या बड़ा हो सकता है और ज़्यादातर मामलों में सूजन छोटी होती है, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। घेंघा रोग के गंभीर मामलों में कुछ लक्षण विकसित हो सकते हैं, जैसे कि खांसी आना, गले में कुछ फंस जाना, आवाज़ में बदलाव होना जैसे कि गला बैठना, निगलने में कठिनाई होना और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने के दौरान तेज़ आवाज़ निकलना। दोस्तों, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? तो यदि घेंघा का आकार बढ़ने के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत या फिर निगलने में कठिनाई महसूस हो रही हो तो इस स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपको कोई और भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो भी जल्दी ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, जैसे कि कामेच्छा में कमी होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, याददाश्त खोना, बाल झड़ना या फिर अनियमित रूप से मासिक धर्म आना। दोस्तों, अगर हम बात करें कि घेंघा रोग जो है वो होता क्यों है, तो भोजन द्वारा कम मात्रा में आयोडीन लेना घेंघा रोग का सबसे मुख्य कारण होता है। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन मुख्य रूप से समुद्री पानी या तटीय क्षेत्रों की मिट्टी में पाया जाता है। जो लोग अंतर्देशीय इलाकों या ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं उनमें अक्सर आयोडीन की कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में थायराइड ग्रंथि आयोडीन को प्राप्त करने के लिए और भी मेहनत करने लग जाती है और जिस कारण से उसमें घेंघा रोग विकसित हो जाता है। हार्मोन अवरोधक खाद्य पदार्थ खाने से आयोडीन की कमी की शुरुआती स्थिति और भी बदतर हो सकती है और इन खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से पत्ता गोभी, ब्रोकोली और फूल गोभी वगैरह शामिल है। हालांकि दुनिया भर के ज़्यादातर इलाकों में घेंघा रोग का कारण भोजन के माध्यम से कम मात्रा में आयोडीन प्राप्त करना ही होता है और जिन जगहों पर साधारण नमक व अन्य खाद्य पदार्थों में आयोडीन मिलाया जाता है उन क्षेत्रों में आयोडीन की कमी होने के अन्य कारण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर घेंघा रोग के कुछ और कारणों की बात की जाए तो सबसे पहला तो है ग्रेव्स रोग। तो जब आपकी थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने लग जाती है, जिसे कि हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो इस स्थिति में भी घेंघा रोग हो सकता है। ग्रेव्स रोग में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ जो है वो गलती से थायराइड ग्रंथि को क्षति पहुंचाने लग जाते हैं और जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में थायरोक्सिन बनने लग जाता है और इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि में सूजन आने लग जाती है। दूसरा है हाशिमोटो रोग। घेंघा रोग जो है वो अंडर एक्टिव थायराइड यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है और हाशिमोटो रोग एक स्वप्रतिरक्षित विकार होता है। यह थायराइड ग्रंथि को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे कि थायराइड हार्मोन अधिक बनने की बजाय बहुत ही कम बनने लग जाता है और इस स्थिति में थायराइड ग्रंथि और अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए लगातार उत्तेजित रहती है और जिस कारण से उसमें सूजन आ जाती है। उसके बाद है थायराइड कैंसर। थायराइड में कैंसर रहित हल्की गांठ की तुलना में थायराइड कैंसर बहुत कम मामलों में होता है। यदि थायराइड ग्रंथि में कोई गांठ है तो उस गांठ के अंदर से ऊतक का सैंपल लिया जाता है, जिसे कि बायोप्सी प्रक्रिया कहते हैं, और उस सैंपल की जांच की जाती है और जांच करके यह पता लगाया जाता है कि यह गांठ सामान्य है या फिर कैंसर युक्त है। उसके बाद है गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक एक हार्मोन बनने लग जाता है और इस हार्मोन के कारण भी थायराइड ग्रंथि का आकार थोड़ा सा बढ़ सकता है। उसके बाद है सूजन, जलन व लालिमा। तो थायराइडाइटिस सूजन व लालिमा से संबंध एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन, दर्द व लालिमा हो जाती है और इस स्थिति के कारण थायरोक्सिन अधिक मात्रा में बनने लग जाता है। अगर हम बात करें इसका खतरा कब बढ़ता है, तो कुछ कारक ऐसे हैं जो कि घेंघा रोग होने का खतरा बढ़ाते हैं। जैसे कि लिंग की बात करें तो घेंघा रोग होने का खतरा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक होता है। उम्र की बात करें तो घेंघा रोग विकसित होने का खतरा उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है, खासकर 40 साल की उम्र के बाद। रेडिएशन के संपर्क में आने की बात करें तो यदि आपकी छाती या गर्दन के आसपास कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है तो घेंघा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ प्रकार की दवाएं होती हैं जिनसे घेंघा रोग विकसित होने का खतरा बढ़ता है और इन दवाओं में इम्यूनोसुप्रेशेंट, एंटी रिट्रोवायरल और एमियोडेरोन और साइकियाट्रिक ड्रग लिथियम वगैरह दवाएं शामिल हैं। उसके बाद दोस्तों, क्षेत्र की बात करें तो जिन क्षेत्रों में घेंघा रोग काफ़ी प्रचलित हो ऐसे क्षेत्रों में रहने से भी यह रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।
भोजन की बात करें तो अधिक मात्रा में ऐसे खाद्य पदार्थ खाना जो कि घेंघा रोग होने का खतरा बढ़ा देते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह। स्वास्थ्य संबंधी पिछली स्थिति, यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित कोई रोग हुआ है तो आपको भी घेंघा रोग हो सकता है। और पारिवारिक समस्या की बात करें तो परिवार में पहले किसी को घेंघा रोग होने से भी आपको यह रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, बात करें कि घेंघा रोग की जांच कैसे की जाती है, तो स्थिति की जांच करने के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों की गंभीरता व कितने दिनों से हो रहे हैं वगैरह के बारे में पूछेंगे और इस दौरान डॉक्टर आपकी गर्दन का परीक्षण करेंगे और उसमें सूजन वगैरह का पता लगाएंगे। उसके बाद वे थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने का सुझाव देंगे, जिसकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि ठीक से काम कर रही है या नहीं। गर्दन में सूजन वगैरह की जांच करके डॉक्टर को घेंघा रोग का पता लगाने में मदद मिलती है। कुछ टेस्ट की बात करें तो थायराइड फंक्शन टेस्ट, खून में थायराइड हार्मोन के स्तर की जांच करके हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह रोगों का पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर खून में थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए गए हार्मोन और थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने वाले हार्मोन के स्तर की जांच करेंगे। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने वाले हार्मोन को TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है और यह एक प्रकार का केमिकल होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। यह केमिकल थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, जब खून में कम मात्रा में थायराइड हार्मोन या अधिक मात्रा में TSH मिले तो इसका मतलब आप हाइपोथायरॉयडिज्म से ग्रस्त हैं। और जब खून में TSH का स्तर सामान्य से कम और थायराइड हार्मोन का स्तर सामान्य से ऊपर हो तो इसका मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और ऐसा अक्सर ग्रेव्स रोग जैसे मामलों में होता है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी हो सकती है। इस टेस्ट प्रक्रिया में मरीज की थायराइड ग्रंथि से सैंपल के रूप में उत्तक का टुकड़ा लेने के लिए एक पतली सुई अंदर डाली जाती है और यह प्रक्रिया अल्ट्रासाउंड के निरीक्षण में की जाती है और इस सैंपल की माइक्रोस्कोप के द्वारा जांच की जाती है। एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण जांच करने के लिए डॉक्टर एक विशेष प्रकार का ब्लड टेस्ट करते हैं जिनमें शरीर द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जाता है और यदि एंटीबॉडीज़ का स्तर बढ़ा हुआ है तो वह ओवर एक्टिव थायराइड का संकेत देता है। और अल्ट्रासाउंड की बात करें तो घेंघा रोग का पता लगाने के लिए डॉक्टर या तो सामान्य अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने का सुझाव देते हैं या फिर रेडियो एक्टिव आयोडाइड अपटेक स्कैन कराने का सुझाव देते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडाइड टेस्ट में डॉक्टर एक विशेष प्रकार की फिल्म का उपयोग करता है जिससे विशेष प्रकार की छवि प्राप्त होती है और इस छवि में थायराइड ग्रंथि में रेडियो एक्टिव आयोडाइड की सटीक जगह का पता लगाया जाता है। और थायराइड ग्रंथि में अचानक से विकसित हुई गांठ अक्सर गंभीर नहीं होती और द्रव से भरी होती है, तो अल्ट्रासाउंड स्कैन की मदद से इनका पता लगा लिया जाता है। तो इसके इलाज की बात की जाए तो इसका इलाज इसके कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि आयोडीन की कमी के कारण अगर होता है तो आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से स्थिति का इलाज किया जा सकता है। आयोडीन में उच्च खाद्य पदार्थ जैसे कि आयोडीन युक्त नमक। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो इस स्थिति का इलाज करने के लिए थायराइड ग्रंथि के कार्यों की गति को धीमा करने वाली दवाएं दी जाती है और यदि ये दवाएं काम ना करें तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन की मदद से थायराइड ग्रंथि का एक हिस्सा या फिर पूरी थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाता है। और इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की मदद से थायराइड हार्मोन बनाने वाली सभी या फिर कुछ कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसका इलाज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ किया जा सकता है। अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन की बात करें तो यह अंडर एक्टिव थायराइड के इलाज का दूसरा प्रकार है जिसमें कि रेडियो एक्टिव आयोडीन मुंह के द्वारा लिया जाता है और जब रेडियो एक्टिव आयोडीन थायराइड ग्रंथि तक पहुंचता है तो यह थायराइड की कोशिकाओं को नष्ट करके घेंघा रोग के आकार को छोटा कर देता है। हालांकि इस इलाज से थायराइड ग्रंथि अंडर एक्टिव हो सकती है। थायराइड कैंसर की बात करें तो इस स्थिति का इलाज करने के लिए ऑपरेशन की मदद से थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाता है और उसके बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट किया जाता है और ऑपरेशन के बाद आपको लिवोथायरोक्सिन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और यह निर्भर करता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि का कितना हिस्सा निकाला गया है। और अगर हम बात करें ऑपरेशन की तो यदि घेंघा रोग के कारण आपको निगलने व सांस लेने में तकलीफ हो रही है या अन्य कोई इलाज काम नहीं कर रहा है तो ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन की मदद से थायराइड ग्रंथि के कुछ हिस्से या फिर पूरी थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इससे क्या क्या जटिलताएं हो सकती है तो छोटे आकार के गोइटर जो कि शारीरिक व दिखावट संबंधी कोई समस्या पैदा नहीं करते हुए चिंता का कारण नहीं होते, लेकिन बड़े आकार के गोइटर सांस लेने में दिक्कत और निगलने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा इससे गला बैठना या खांसी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। घेंघा रोग जो कि अक्सर किसी अन्य स्थिति के कारण होता है जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह, इन मामलों में कई जटिलताएं विकसित हो सकती है जैसे कि मिसकैरेज, समय से पहले जन्म होना, बांझपन, जन्म दोष, कोलेस्टेरॉल बढ़ना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि डिप्रेशन, धुंधला दिखना या डबल दिखाई देना या फिर हार्ट रोग। दोस्तों, इस चीज़ में घेंघा रोग में आपको फूल गोभी, आड़ू, मूंगफली, पालक, कॉफ़ी, शराब, मक्का, मूली, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।